हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल पीजीटी केमिस्ट्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डावानी विलेज सिरसा से। आज के इस एजुसेट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल विच आर मेनली बेस्ड अपॉन चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्लास 9th के लिए। उसमें हम आज कौन कौन से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी, सेकंड इज ऊर्ध्वपातन जिसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं, और थर्ड वन क्रिस्टलीकरण जिसके द्वारा हम इम्प्योर ब्लू विट्रोल सैंपल से प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को ऑब्टेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आपको पता है, आपने थ्योरेटिकली भी इसको पढ़ा था कि एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा विलेय पदार्थ जो एक ही विलायक में घुलनशील होते हैं उनको पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ब्लैक इंक में प्रेजेंट डिफरेंट डाइज का पता करेंगे, डिफरेंट कलर्स को पता करेंगे, उनका पृथक्करण करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अ एक्सपेरिमेंट। Apparatus or material which is required for this experiment that are scissor, beaker, filter paper, pencil and a black sketch pen, stapler, or you can also use sellotape for this experiment, wash bottle। तो सबसे पहले हमने फिल्टर पेपर की स्ट्रिप के ऊपर 3 सेंटीमीटर अबव एक लाइन लगानी है। यह लाइन बिल्कुल लाइट आपने लगानी है तथा इसको हम ट्रायंगुलर शेप में काटेंगे। ट्रायंगुलर शेप में इसलिए काटा जाता है ताकि इसकी जो टिप है वह पानी में डिप करेंगे। पूरा पेपर डिप करने की जगह पर हम इसकी जस्ट छोटी सी टिप को ही पानी में डिप करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको ट्रायंगुलर शेप में काटेंगे। जैसा कि मैंने इसको इस तरह से काट लिया। ऐसा करने से सिर्फ इसका इतना हिस्सा ही पानी में हम डिप करेंगे और इसके बिल्कुल मध्य में हम ब्लैक स्केच से बिंदु लगा देंगे। ये ब्लैक इंक जो यहाँ प्रेजेंट है उसमें कौन कौन से कलर हैं उसकी हम जांच कर रहे हैं। तो अब हमने एक बीकर लिया, उसमें विद द हेल्प ऑफ वॉश बॉटल पानी को डालेंगे और अगर हमें नेसेसिटी हुई तो हम इसमें और अधिक पानी की मात्रा ऐड करेंगे। अब इस फिल्टर पेपर को हमने इस बीकर के बिल्कुल बीच में लटकाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास रोड यहाँ पर इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे और इसके ऊपर वेदर आप सेलो टेप यूज कर सकते हो या स्टेपलर यूज कर सकते हो और इसको फिक्स कर देंगे ताकि यह अपनी पोजीशन से ना हिले। तो यह हमारा बिल्कुल परफेक्ट स्टैंड बन जाएगा और इसको हमने इस तरह से बीकर में सस्पेंडेड कर देना है। परंतु जैसा आप देख रहे हैं कि अभी यह टिप जो इसकी है फिल्टर पेपर की
वह पानी को टच नहीं कर रही। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस वॉश बॉटल इसमें और पानी को ऐड कर देना है और तब तक इसको ऐड करेंगे जब तक इसकी टिप पानी में डिप नहीं हो जाती। नाउ आवर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट्स। नाउ इट इज क्लियर टू यू। और हमने जिस तरह से नजर आ रहा है, पानी धीरे धीरे इस फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो चुका है। और जब यह पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा, साथ में यह डाई के कलर को भी लेकर जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी जो है वह ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया और अपने साथ ब्लैक इंक में प्रेजेंट डिफरेंट कलर की डाई को भी साथ में लेकर ऊपर मूव कर रहा है। हमारे पास ब्लैक इंक में जो डाई प्रेजेंट होती हैं, उनमें से कुछ कलर पानी में अधिक घुलनशील होते हैं और कुछ कलर पानी में कम घुलनशील होते हैं। जो अधिक घुलनशील कलर होते हैं, रंग होते हैं, वह तेजी से पानी के साथ ऊपर की तरफ मूव करते हैं और जो कम घुलनशील होते हैं वह कम गति से, स्लो स्पीड से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इसी कारण ये कलर एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। इसलिए वह अलग अलग ऊंचाइयों के ऊपर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आपने जब भी इस एक्सपेरिमेंट को करना है तो कुछ सावधानियां विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नंबर 1, काली इंक जो भी आपने यूज करनी है वह पानी में घुलनशील होनी चाहिए, यह कंपल्सरी कंडीशन है। सेकेंड, फिल्टर पेपर पर जब भी रेखा खींचनी है तो वह बिल्कुल हल्की रेखा खींचनी है, एज वेल एज उसकी बेस लेवल से ऊंचाई जो है वह 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में मैंने 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई के ऊपर रेखा को ड्रा किया था। जो भी इंक आप यूज कर रहे हो, जैसे मैंने इस एक्सपेरिमेंट में ब्लैक इंक को यूज किया है, इंक का जो भी स्पॉट आपने लगाना है वह रेखा के बिल्कुल मध्य में लगाना है और उसको एटलीस्ट 1 मिनट के बाद ही आपने बीकर में लगाना है ताकि इंक सूख जाए। जैसे हमने उसका स्टैंड तैयार किया, फिर उस बीकर में पानी डाला तो इतनी देर में हमारी जो इंक थी वह ड्राई हो गई थी। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि पानी के अंदर लगाने से पहले आपकी इंक सूख जाए। फिल्टर पेपर को जार में इस तरह से रखना है कि जो इंक का स्पॉट है वह पानी के टच में ना हो, मीन्स नीचे से थोड़ा सा पानी ही हमारे फिल्टर पेपर को टच कर रहा हो। यदि हम इन सावधानियों को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो हमें नो डाउट क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट में जो कलर ब्लू तथा रेड 2 कलर हैं वो हमें अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए हैं। तो कुछ समय के बाद हमारे पास जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, क्रोमेटोग्राफी से ब्लैक इंक में प्रेजेंट ये दोनों कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्लू तथा ऊपर हमारे पास रेड कलर प्रेजेंट है। ब्लू कलर जैसे कि आप देख रहे हो कम ऊंचाई तक पहुंचता है, जबकि रेड अधिक ऊंचाई तक पहुंच रहा है। पानी का लेवल इन दोनों कलर से ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो ब्लू कलर है वह पानी में कम घुलनशील है, इसलिए वह कम ऊंचाई तक पहुंचता है, जबकि रेड कलर पानी में अधिक घुलनशील है, इसलिए वो तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है और अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है।
तो दीज आर द रिजल्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सेम एक्सपेरिमेंट हम डिफरेंट टाइप की इंक के साथ कर सकते हैं। जैसे इस फिल्टर पेपर में मैंने ब्राउन इंक लगाई है तथा ग्रे वाले फिल्टर पेपर में मैंने ग्रीन इंक को लगाया है। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ग्रीन तथा ब्राउन कलर की इंक फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ उठ रही है तथा उसमें प्रेजेंट कलर हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ समय के बाद ग्रीन तथा ब्राउन कलर में इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे पास इसमें प्रेजेंट डिफरेंट कलर के बारे में पता चलता है कि कौन कौन से कलर प्रेजेंट हैं। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट को करते समय कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट वन, ब्लैक इंक जो हम यूज़ कर रहे हैं वह जल में घुलनशील होनी चाहिए। नंबर 2, फिल्टर पेपर पर रेखा इसकी निचली सतह से लगभग 2 या 3 इंच की ऊंचाई पर होनी चाहिए। नंबर 3, स्याही की बूंद रेखा के बिल्कुल मध्य में होनी चाहिए। और लास्ट 4th पॉइंट है, फिल्टर पेपर को जार में ऐसे रखें कि स्याही की बूंद जल की सतह से ऊपर हो। ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन भी कहते हैं, यह वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम ऐसे दो पदार्थों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं जिनमें से एक पदार्थ ऊर्ध्वपातन में जाता हो, मीन्स ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलता हो, और दूसरा पदार्थ जरूरी है कि ऊर्ध्वपातित ना हो, मीन्स वह सब्लिमेशन प्रोसेस में ना जाता हो, वह ठोस से लिक्विड स्टेट में बदला जाए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, वो हम अब देखते हैं। Apparatus required for this experiment are salt, naphthalene balls, tripod stand, separate lamp and matchstick, china dish, ओखली, जाली and a spoon with spatula। इसमें मैंने ऑलरेडी नेपथलीन बॉल को डालकर उसको महीन पीस लिया है। अब हम सेपरेट लैंप को ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रखेंगे, उसके ऊपर जाली लगाएंगे, चाइना डिश, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक तथा नेपथलीन बॉल्स का चूरन। तो यह हमारे पास इसका मिक्सचर आप देख रहे हो बन गया। अब इसमें से नमक तथा नेपथलीन बॉल को हम किस तरह से सेपरेट कर रहे हैं। यह कीप चाइना डिश के ऊपर रखी जाएगी। इस कीप के ऊपरी सिरे को हम कॉटन बॉल से बंद कर देंगे ताकि हमारा नेपथलीन बाहर ना जाए, और इसे चाइना डिश के एग्जैक्ट ऊपर रख दिया जाएगा। नीचे से हम सेपरेट लैंप को ऑन करेंगे और इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेपथलीन जो है वह वाष्प बनकर कीप की आंतरिक दीवारों के ऊपर चिपकना शुरू हो चुका है,
और धीरे धीरे जितना नेप्थलीन है वह वाष्पीकृत हो जाएगा, उसमें लिक्विड स्टेट मीन्स द्रव्य अवस्था नहीं होती, वह ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। कुछ समय के बाद जब सारा नेप्थलीन बोल वाष्प होकर कीप की आंतरिक दीवारों के साथ चिपक जाता है तो हम नीचे से स्पिरिट लैंप को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमने इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि नेप्थलीन के जितने भी वाष्प हैं वह कीप के अंदर इकट्ठे हो जाएं। कीप को एज सच हमने थोड़े समय के लिए रख दिया था ताकि यह ठंडा हो सके और इसके अंदर जितने भी नेप्थलीन के वाष्प हैं वह कीप की आंतरिक दीवारों के साथ चिपक सके। नमक जैसे आपको पता है वह सब्लिमेशन प्रोसेस में नहीं जाता, तो वह आपको चाइना डिश के अंदर नजर आ रहा है। यह थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से हमें नजर आएगा। और जब हम कीप की अंदर देखते हैं तो हमारे पास क्या नजर आ रहा है? नेप्थलीन। तो इसके अंदर नेप्थलीन चिपका हुआ है जिसे हम स्पैथुला की सहायता से कीप के अंदर से निकालेंगे। इस तरह से करते हुए हम इसके अंदर जितना भी नेप्थलीन कलेक्ट हुआ है उसको सेपरेट जमा करेंगे। तो यह हमारे पास प्योर नेप्थलीन ऑब्टेन हुआ है। क्लियर? और चाइना डिश के अंदर हमारे पास नमक शेष रह जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास चाइना डिश के अंदर नमक रह जाएगा और यह हमारे पास नेप्थलीन ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम दो ऐसे पदार्थों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं जिनमें से एक सब्लिमेशन में जाता है, मतलब ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलता है, जबकि दूसरा जो हमारे पास पदार्थ होता है वह सब्लिमेशन प्रोसेस में ना जाता हो। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रोसेस को करते समय आपने इन सावधानियों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन, मिश्रण को धीमी आंच के ऊपर गर्म करें। सेकंड, मिश्रण में एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता हो तथा दूसरा ऊर्ध्वपातित ना हो तभी इस प्रक्रिया का उपयोग आपने करना है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह से हम नमक तथा नेप्थलीन बोल को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। अब हम कर रहे हैं हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण।
इसके द्वारा हम इम्प्योर ब्लू विट्रोल विच इज आल्सो सेड एज कॉपर सल्फेट हैविंग फार्मूला CuSO4 2 वाटर मॉलिक्यूल, उसके इम्प्योर सैंपल में से हम प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करेंगे। क्रिस्टलीकरण प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन से अपरेटस चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया जाता है वो हम अब करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ट्राइपॉड स्टैंड, चाइना डिश, मोटर और सेट एज ओखली, सेपरेट लैंप एंड मैच स्टिक, ड्रॉपर, स्पून विद स्पैटुला, डिजिटल बैलेंस, विकर, वॉश बॉटल एंड ग्लास रोड। इम्प्योर ब्लू विट्रोल मीन्स कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम डिजिटल बैलेंस के ऊपर कॉपर सल्फेट की 4 ग्राम अमाउंट को मेजर करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा है। 0.7 ग्राम ये हमारे पास शो हो रहा है और हमने 4 ग्राम यह लेना है, तो 4.7 ग्राम दैट मीन्स मैं यहां पर इसे ले रही हूं। तो ये हमारे पास कॉपर सल्फेट 4 ग्राम मिल गया। अब मैंने कॉपर सल्फेट को इसमें डालकर बारीक पीस लेना है ताकि यह जल्दी से पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो यह मेरे पास कॉपर सल्फेट बारीक पीसा हुआ है। अब इस पीसे हुए कॉपर सल्फेट को मैंने बीकर में ऐड करना है। और विद द हेल्प ऑफ वॉश बॉटल हम इसमें 25 मिलीलीटर पानी ऐड करेंगे। तो यह अप्रोक्सीमेट आपके पास 25 मिलीलीटर वाटर है। अब इस सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ताकि जो इसमें अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होंगी, अघुलनशील इम्प्योरिटीज, वो नीचे ही रह जाएंगी और कॉपर सल्फेट का आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो अब यह मेरे पास अप्रोक्सीमेट घुल चुका है और जिसे हम फिल्टर पेपर तथा कीप की सहायता से इस तरह से इसको रखकर चाइना डिश में छान लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास कॉपर सल्फेट का
सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। It takes little time. तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास अब यहाँ पर बिल्कुल भी कॉपर सल्फेट नहीं है और ये हमारे पास इसका सल्यूशन तैयार हो गया। इसमें हम ए फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की मिक्स करेंगे, जिसके कारण हमारा कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड नहीं होता। अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर ऐड करेंगे। केयरफुली, इट इज एज यू नो डेंजरस होता है, स्किन के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसमें हम 4-5 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और इसे हम विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड मिक्स कर देंगे। अब ऑब्टेन हुए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड जाली गरम करेंगे और इसके नीचे हम लगा रहे हैं विद द सपोर्ट के लिए, और ये हमने रखा सेपरेट लैंप। और ध्यान रखें इसे लो फ्लेम के ऊपर आपने गरम करना है और साथ साथ में ग्लास रोड चलाते जाना है। और इस ग्लास रोड को धीरे धीरे चलाते जाएं और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को गर्म करना है। इस प्रोसेस को तब तक करते रहना है जब तक पानी 2/3 ना रह जाए और समय समय पर ग्लास रोड के ऊपर फूंक मारकर चेक करना है। यदि आपको इसके ऊपर कॉपर सल्फेट की वाइट परत नजर आनी शुरू हो जाए तो इट मीन्स आपका सल्यूशन तैयार हो गया, परंतु अभी हमारी फिंगर के ऊपर वाइट परत नहीं है। इट मीन्स हमारा सल्यूशन अभी तैयार नहीं है। तो यह इस प्रकार से फिंगर के ऊपर चिपकना शुरू हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को हम पूरी रात ओवरनाइट एज सच रख देंगे ताकि यह अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन टेक प्लेस करे। तो कॉपर सल्फेट के सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अति संतृप्त सॉल्यूशन को जब हमने पूरी रात एज सच रख दिया तो नेक्स्ट दिन हमारे पास उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन नजर आएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारे पास पूरी रात रखा हुआ कॉपर सल्फेट का अति संतृप्त विलयन था और ये हमारे पास उसमें से क्रिस्टल ऑब्टेन हुए हैं, जिसको हम फिल्टर पेपर के ऊपर रखकर ड्राई करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ऑब्टेन होते हैं। ये आपके पास बहुत ही बड़ा क्रिस्टल फॉर्म हुआ है। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के दौरान आपने दी गई सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 1, विलयन में कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाएं, जिससे विलयन हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाएगा। नंबर 2, अम्ल को पूरे ध्यान से पकड़ें, क्योंकि आपको पता है अम्ल बहुत डेंजरस होते हैं, इसलिए इन्हें पूरी केयरफुली पकड़ना है। नंबर 3,
विलयन को धीमी आंच पर गरम करें। नंबर 4, गरम करने के बाद विलयन को शांत अवस्था में बिना हिलाए डुलाए 24 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। तभी हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनेंगे। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल। आप सभी को इंटरेस्टिंग लगे होंगे, समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।